हिंद जवानों, आप सभी ने आर्मी अग्निवीर वाला फॉर्म है वो भर दिया होगा और अब आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी को लेकर सीरियस हो गए होंगे। तो आज वाली क्लास में हम शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स में बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसमें जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। आज वाली क्लास में जो लेवल रहेगा अगली क्लास में और अच्छा इस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि पेपर है वो पूरे रूप से बनता है जिसमें आपके इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं और हार्ड या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हो रहे होते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होंगे तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पिछली बार जिस तरीके से हजारों स्टूडेंट का हमने सिलेक्शन करवाया है, अच्छा स्कोर करवाया है, उसी प्रकार से आपका भी होने वाला है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पिछली बार हमसे पढ़कर एग्जाम पास भी हो गया था, कुछ फिजिकल में रह गए, कुछ मेडिकल वगैरह में रह गए, तो वो भी कमेंट करके बता देना ताकि बाकी स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ, क्लास से क्वेश्चंस आते हैं और पढ़कर सिलेक्शन होता है। ठीक है जी, तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज जीके के हम टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 में से 25 सही कर सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं ये आपके पॉलिटी वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। पॉलिटी से हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर पॉलिटी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हम आपकी ज्योग्राफी भी पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेटेजी के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। ये अपने को बताना है कि भारत के संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है जी, तो उसमें आपको बताना है जब हमारा संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अंबेडकर जी, यानी भीमराव अंबेडकर जी हैं जिनको संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये क्या थे भाई? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये अपने को याद रख लेना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो हमारा संविधान है, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। लेकिन देश आजाद हो गया, देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है कि किस तरीके से सारी चीजें होंगी, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, उन सारी चीजों को और किस प्रकार से पूरे देश में कानून व्यवस्था लागू की जाएगी, किस तरीके से बाकी और चीजें होंगी, सब कुछ होगा जो आज आप सभी देख रहे हो। इनको बनाने के लिए तो 15 अगस्त में उस समय डिसाइड किया गया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। हमारे संविधान को अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं भाई? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान है वो तैयार हो गया था। हमारे देश का संविधान कैसा है ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हमारा लिखित संविधान है ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। हमारा देश किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक देश है। तो हमारे देश में क्या है भाई? लोकतंत्र है, यानी लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा जो सरकार है उसको चुना जाता है। एक तानाशाही होता है, एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। राजतंत्र राजाओं द्वारा चलाया जाता है, तानाशाही तानाशाह के द्वारा चलाया जाता है, जैसे हिटलर हो गया। ठीक है जी, और अपना और भी बहुत सारे हैं। तो बात समझ में आ गई सारे? तो ये सभी आपने को याद रख लेने हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। जवाहरलाल नेहरू हमारे संविधान के पहले, संविधान लागू होने के बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो यही बने थे भाई, पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, और पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करोगे कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो आप सभी कमेंट करके बताओ, और यहां पर तो उत्तर ही लिखा हुआ है।
इसमें तो क्या ही कमेंट करोगे। वैसे मैंने आपको अभी बताया था ना 26 नवंबर 1949, ये उत्तर गलती से आ गया भाई, नहीं आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं होगा, ये एक में मिस्टेक से रह गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ये अपने को बताना है। सबसे पहले तो हमें यह बताया गया है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है जी। लेकिन आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, कभी इन शब्दों के नाम दे देता है कि ये शब्द है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, कभी आपसे ये पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो आप सभी बताओ कौन से शब्द जोड़े गए थे, और जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। अब इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसमें दो शब्द जोड़े गए थे जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं, एक तो समाजवादी और एक है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है जी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लोगे अब, ठीक है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, हर एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, जिसको अब अनुच्छेद नंबर 300A में इसको शामिल कर लिया गया है, 300A में इसको शामिल कर लिया गया है, और इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, या आप इसी को बोल सकते हो संवैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया है। कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार का मतलब है जो अधिकार सरकार हमसे नहीं छीन सकती। कुछ कंडीशन है जिनमें सरकार है कुछ मौलिक अधिकारों के ऊपर रोक लगा सकती है, वो कौन सा है भाई, भारी आक्रमण हो गया, गृह युद्ध हो गया, यानी कि सिंपल बात यह है कि युद्ध की स्थिति में रोक लगा सकती है। लेकिन यह मौलिक अधिकार ऐसा था जिसपे सरकार रोक लगाना चाहती थी, अपनी मर्जी से करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी अगर प्रोग्रेस करना है तो ये जरूरी था, लेकिन लोग बोलते थे हमारी चीज, हमारा मौलिक अधिकार है, नहीं देंगे। तो इसलिए ये संविधान संशोधन लाया गया, और ये कौन सा है, ये 44वें, 41 नहीं है भाई, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको ऐसा किया गया था। तो ये कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है जी, संपत्ति का अधिकार है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और 300A में इसको शामिल कर दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है, यानी कि आपकी जमीन है ना, वो कानूनी रूप से आपकी है, लेकिन सरकार चाहे तो आप ले सकती है, जो उसका सरकारी रेट है वो आपको दे दिया जाएगा, जैसे आप सभी देखते हो आजकल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बनाया गया था, समझ में आ गया होगा सभी को। समानता का अधिकार है, सभी समान रहेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, ये हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। हमारे 3 रक्षा बल हैं, एक जिसमें आपकी आती है थल सेना, दूसरी हो गई आपकी वायु सेना, और तीसरी हो गई आपकी जल सेना, ठीक है जी, जल सेना, यानी कि जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये जो तीनों सेनाएं हैं, इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सर्वोच्च सेनापति हो जाएगा भाई राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या होता है, इसका
सर्वोच्च सेनापति होता है रक्षा बलों का। और भारत का या बोल सकते हो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो भी यही होता है, राष्ट्रपति जी ही होते हैं। तो देश का प्रथम नागरिक कि भाई देश का पहला नागरिक कौन है, तो वो भी राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, यानी कि जिसको मौत की सजा दी गई है, उसको माफी देना या उस सजा को कम करने का अधिकार किसके पास होता है, वो भी राष्ट्रपति जी के ही पास होता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा सीडीएस आपने सुना होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके बारे में आप जानते होंगे। इसका होता है कि इन तीनों सेनाओं से मिलकर बात करना और तीनों सेनाओं की बात को राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना या मंत्रालय तक पहुंचाना, वो किसका काम होता है, सीडीएस का काम होता है। और प्रथम सीडीएस कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम सीडीएस कौन थे, तो प्रथम सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, सारे के सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार, क्योंकि जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था, उससे पहले आप सभी को पता है कि अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, तो हमारा देश आजाद हुआ। तो देश को एक ऐसा संविधान बनाना था जो अच्छा हो, परफेक्ट हो, बढ़िया बन के आए। तो उन्होंने देखा कि इस देश में ये अच्छी चीज है, तो इस देश से ये चीज ले लेता है, इस देश से ये चीज ले लेता है, इस देश से ये चीज ले लेता है। उस प्रकार से बन जाता है। जिस तरीके से आप घर बनाते हो ना, देखते हो कि यार उसके है ना ये छज्जा इस तरीके से था, ठीक है, जो फ्लोर है वो इस तरीके से बनाया गया था, ये वाली डिजाइन थी, ये अच्छी लग रही थी। तो ऐसे ही संविधान बन रहा था, तो अलग अलग जगह से ये चीजें देखी गई कि भाई कौन कौन सी कहां से बेस्ट है, और उसको फिर अपने संविधान में डाला गया। ठीक है, तो ये अब आपको बताना है मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। और मैंने बहुत बार बताया है मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकतवर चीज है। अगर आपके पास जो मौलिक अधिकार है ना, वही आपकी ताकत है, वरना कोई भी ठा के आपको जेल में डाल देगा। ठीक है, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर देगा, लेकिन आपका मौलिक अधिकार है। किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी जाति को मान सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, ये आपके मौलिक अधिकार है। आराम से जी सकते हो, समझ रहे हो। तो मौलिक अधिकार सबसे ताकतवर है। और आज के समय में ताकतवर कौन होता है, जिसके पास सभी को डराने की क्षमता होती है, और वो हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। तो कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिया गया है भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है उसको ध्यान से समझो, एक बार पढ़ो, इसको दोबारा से पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी। मूल रूप से पूछे कि मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, या आपको यहां पर लिख दे मूल संविधान। ये मूल है, वो संविधान के आगे लगा दे कि मूल संविधान में, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय कितनी अनुसूचियां थी उसकी बात हो रही है। तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी भाई, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आपको ऐसे लिखिए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, या वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। ठीक है, अगर आपसे मूल संविधान या जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी थी, तो 8 हो जाएगी, और वर्तमान में कितनी है, इनकी संख्या 12 है। ये अपने को ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बहुत बार आपको बताया है ना मौलिक अधिकार के बारे में, अभी हमने बहुत अच्छी बातें की है। तो कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट कि जो हमारा मूल संविधान था, जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है। मौलिक अधिकारों की संख्या सभी को कमेंट करके बताना है। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है। कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है
यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है उसकी स्थापना की गई है, या उसकी स्थापना का प्रावधान है, ये आपको बताना है। कौन से अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद सारे आपको याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट है वो तो सारे याद करने होंगे। तो अनुच्छेद नंबर 124 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद की एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में एक स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता ही है और स्टूडेंट फंस जाते हैं। कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ लेके आएंगे जिससे आप आराम से, आपके दिमाग में सेट हो जाए, आराम से याद कर लो। ठीक है, चलो। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो कौन से देश से ली गई है? यानी कि आपका जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, उसकी अवधारणा कहां से ली गई है ये आपको बताना है। बताइए कौन से देश के संविधान से ली गई है, ये आपको बताना है। बताइए क्या है? यानी कि कोई ऐसी चीज आ गई, ठीक है, जो लागू हो गया, लेकिन उसको असंवैधानिक घोषित करके उसको हटाया भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है। तो अब आप बताइए कहां से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है भाई? अमेरिका से ली गई है। जैसे अभी अमेरिका ने क्या किया था, सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, भारत के ऊपर भी बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया था, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो टैरिफ है ये इलीगल है, असंवैधानिक है, और उसको हटा दिया। ये होती है पावर सुप्रीम कोर्ट की। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है, ये आपको बताना है। हमारे देश में जो नेता है ना, उनकी ही सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है, चाहे वो कितनी साल तक लगे रहे, चाहे बुढ़ापे में उनका दिमाग सटिया जाए, वो काम ना करे, उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, लेकिन वो रह सकते हैं। वो भाई अंतिम स्टेज पे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो भी वो पद पे रह सकते हैं। ये हमारे देश में बस नेताओं को सेवानिवृत्ति नहीं है, बाकी सभी को सेवानिवृत्ति है। चलो बताओ कितनी आयु है? कितनी आयु है भाई, आपको बताना है। और किसकी पूछ रहा है? उच्चतम न्यायालय की पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज की। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है। बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज की। मैं तब तक हाई कोर्ट के बारे में बता देता हूं, चलो दोनों ही बता देते हैं। ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी है? 65 वर्ष है। और हाई कोर्ट के लिए कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो 65 वर्ष, ऐसे याद कर लो, और हाई कोर्ट छोटा है तो 62 वर्ष। हाई कोर्ट स्टेट वाला हो गया और सुप्रीम कोर्ट देश वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस संविधान से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। बताइए भाई, आप सभी को पता है कि 12 से 35 तक क्या है? अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। 36 से 51 तक क्या है? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और उसके बाद 51A में क्या आ जाता है? हमारे मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछे तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। इनके बारे में हमने बात ही कर लिया, ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अब यहां की बात हो रही है, इनके बारे में आपको बताना है। सारे अनुच्छेद भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो बताइए इसका आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। कहां से लिए गए हैं? कितनी बार मैंने आपको बताया है, तो ये आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत युद्ध या शांति की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारतीय संविधान के तहत युद्ध या शांति की घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? यानी हमारे भारतीय संविधान में किसको ये पावर दी गई है कि वो युद्ध की घोषणा कर सकता है या उसको पे शांति लगा सकता है? बताओ किसके पास है? बताओ भाई, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। युद्ध कौन करता है? युद्ध हमारी सेना ही करती है ना।
और सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो सेनाओं का प्रमुख अभी तो मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति जी जो सेनाओं का प्रमुख है उन्होंने बोल दिया कि नहीं करना, तो सेनाएं काम नहीं करेंगे, चाहे बाकी फिर कोई भी बोले। समझ रहे हो? वैसे आजकल राष्ट्रपति है भाई वो भी पार्टी के होने लग गए हैं, तो इसलिए जो पार्टी बोलती है वही राष्ट्रपति जी करते हैं। पहले यार अपने देश में थोड़ा सा ये बदलाव हुआ है जो मुझे बहुत गलत लगता है। चाहे पहले जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, लेकिन वो देश के हुआ करते थे कि हमारे देश का है, हमारे देश का है। अब बात होती है उस पार्टी का, ये उस पार्टी का। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया, ये बहुत गलत है। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, चलो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये आपको बताना है। मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है। कौन से में हो जाएंगे? भाग नंबर 3 में हो जाएंगे। ठीक है, फिर 4 में क्या है? आपके राज्य के नीति निर्देशक वाले हो जाएंगे। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो जो हमारी भारत की संसद है उसमें 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल, अंतराल का मतलब होता है कि बीच में कितना गैप हो सकता है, कितने समय का वो गैप ले सकते हैं। अधिकतम बात हो रही है, अधिकतम। तो अधिकतम जो होगा वो कितने महीने का होगा? वो 6 महीने का होगा कि भाई साल में तो 2 बार होना ही चाहिए। ठीक है, तो भारतीय संसद में 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल है वो कितने का हो सकता है? वो 6 महीने का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे कोशिश करोगे आंसर अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करोगे आंसर अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बताइए सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत बार मैंने आपको बताया है। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, किया जा सकता, पहली चीज। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका जो कार्यकाल होता है, बाकी सभी का 5 वर्ष का होता है और इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। सदस्य बनने के लिए आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसका जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम और जबरन श्रम का निषेध करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स के लिए, कि कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम और जबरन श्रम का निषेध करता है। ये आपको बताना है। कौन सा है अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार है, सॉरी कौन सा मौलिक अधिकार है, ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा बताइए, जिसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शामिल है। बताओ कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में? तो बाल श्रम और जबरन श्रम, अब किसी से जबरन काम करवा रहे हो, श्रम का मतलब होता है काम करवाना, मेहनत करवाना। अगर किसी से जबरदस्ती काम करवा रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसका शोषण कर रहे हो। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपको दबा के काम कर रहा है, आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको उससे काम करवा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कि वित्त आयोग का गठन है राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का आपको बताना है। वित्त आयोग का आपको बताना है भाई कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का है 280, अनुच्छेद नंबर 280। और एक और है वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, चलो आगे अनुच्छेद में बात कर लेंगे हम। तो अनुच्छेद नंबर 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अनुच्छेद वाली स्पेशल क्लास होगी ना उसमें बात करेंगे। भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था?
भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी के बाद चुनाव होगा, क्योंकि उसी में सारी चीजें ऐड की गई थी कि भाई चुनाव इस प्रकार से होगा। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो ये चुनाव है वो 1951-52 में हुआ था। ठीक है जी, 1951-52 में हुआ था, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है 1951-52 में। ठीक है, और जिनको बहुत सारे लोग आपने सुना भी होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनना चाहिए था प्रधानमंत्री, तो उनकी मृत्यु 1950 में हो चुकी थी। तो 1951-52 में पहला जब चुनाव हुआ उस समय वो नहीं थे, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए भाई, कितनी होती है? अधिकतम हमसे पूछिए, हमसे क्या पूछिए? अधिकतम हमसे पूछिए, वो आपको बताना है भाई। अधिकतम आपको बतानी है, बताइए कि कितनी हो जाएगी अधिकतम? जिसमें 530 तो किससे होती है? राज्यों से होती है, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होती है, और 2 अलग से बनाए जाते हैं। तो जोड़ लो कितने हो गए? अधिकतम कितनी हो गई? 552 हो गई, और ये वर्तमान में इतनी चलती रहती है। ठीक है, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 552 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा का पालन किया जाता है। किस देश का संविधान विधि का उचित प्रक्रिया का पालन करता है, ये आपको बताना है। कि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अवधारणा है उसका पालन किया जाता है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा देश है जो इसका उचित प्रयोग करता है। कौन सा देश हो जाएगा जो उचित प्रयोग करता है? उचित का मतलब है सही रूप से इसका प्रयोग करता है, ये आपको बताना है। तो कौन करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है जी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों ऐसा माना जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यह निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। तो यह निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये किसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है, ये आपको बताना है। किसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है? बताइए सभी स्टूडेंट, किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये आपको बताना है। यानी कि जो व्यक्ति जो कला से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, समाज सेवा से संबंधित है, उन सदस्यों को आपने देखा होगा ना, बहुत सारे फिल्मी स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको राज्यसभा में सदस्य बना दिया जाता है। तो हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है आपको बताना है। तो जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। जो कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में जो निपुण लोग होते हैं, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनके द्वारा है, राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है या सदस्य बना दिया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मोस्ट रिपीटेड। इस बात को नोट कर लेना, और अगर आपने एग्जाम में नहीं देखा तो इस बार आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपने नहीं देखा तो इस बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। बताइए सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे? तो याद कर लो कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो 1, 2, 3। ठीक है जी, तो जब अध्यादेश जारी करते हैं तो वो बोलते हैं 1, 2, 3। ठीक है, जब अनुच्छेद की ट्रिक लेके आएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। तो अभी तो याद हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है कि राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है, किसके द्वारा है वो राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाई जाती है। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा है वो शपथ दिलाई जाती है, और इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश को है राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, बाकी प्रधानमंत्री वगैरह को भी हमारे राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। ठीक है, और करंट का एक क्वेश्चन है, इतना तो बता सकते हो कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है जी, चलो, और इतना बता देता हूं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संवैधानिक बनाया गया था, ये आपको बताना है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो अब पंचायत के चुनाव होने हैं, अब ये पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी होने हैं, जो हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान है। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह पे हो रहे होंगे पंचायती चुनाव। ठीक है, तो बताना है भाई, बताइए बताइए भाई, बताइए कौन से संविधान संशोधन, बताइए कौन से संविधान संशोधन, 1992, 1992 संविधान संशोधन। अब आपको बताना है, सन मैंने आपको बता दिया है, तो क्या हो जाएगा 73, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और पंचायत से संबंधित जो शुरुआत भी हुई थी वो राजस्थान से ही हुई थी, इसलिए मैंने राजस्थान का नाम लिया था। चलो, निम्नलिखित में से किस संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी मतदान का अधिकार किसके पास होता है? निम्नलिखित में से किसी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी मतदान का अधिकार होता है, और ये मतदान जब किया जाता है जब दोनों पास से है ना बराबर हो जाए, कि बराबर मत हो गया, तो अब किसको विजयी किया जाए तब इनका मत डाला जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, विजयी हो जाते हैं। विजयी मतलब जीत जाते हैं, जिनको भी वो मत डालते हैं, वोट डालते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये दोनों जो सदन है उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोलने का अधिकार उनके पास होता है। तो अब आप बताइए कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। कौन हो जाएंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे, जिनके पास किसी भी सदन में जाकर बोलने का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, उसमें शामिल होने का अधिकार होता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा किस सिद्धांत, मूल ढांचा सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामलों में प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये क्यों इंपोर्टेंट है? एक तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपोर्टेंट है, लेकिन जो ये केस हुआ था, ये जो मामला हुआ था, इसने भारत के संविधान को ही बदल दिया था, सोचने की बहुत सारी चीजों को बदल दिया था, जो ढांचा था उसको मेन रूप से बदल दिया था। और ये जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था। अब आप सभी बताओ कि उस मामले का नाम क्या है, बताओ वो कौन सा ऐतिहासिक मामला है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है भाई। ठीक है, हमारे संविधान को चैलेंज करने वाला था ये, ठीक है, और चैलेंज किया भी था इसने। तो क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस। इसके बारे में हम आगे और आने वाली क्लासेज में और डिटेल से पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं आगे, चलो अगले क्वेश्चंस में, ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ये आपको बताना है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। बताइए कितनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 होनी चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जाना है तो राज्यसभा के लिए जो आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए।
और भाई किसी का पति बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे सर जी पत्नी, पत्नी नहीं, पत्नी के लिए 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष में है। बात समझ में आ गया? तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और इसी में ऐड और कर लेना, 18 वर्ष में ही वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, फिर चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ये भी अपने को ध्यान रख लेना। जिनके वोट नहीं बने हुए हैं, 18 साल के हो गए हैं, अपना वोट बनवा लीजिए, क्योंकि वोट देते समय काम आएगा। ठीक है, अच्छा नेता चुनने का अधिकार आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाओगे। ठीक है, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किस प्राधिकारी में निहित होती हैं, ये आपको बताना है। बताओ, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, वो किस प्राधिकारी में निहित होती हैं? निहित का मतलब होते हैं किसके अंदर होती हैं, ये आपको बताना है। बताइए, वो आर्टिकल 248 के तहत है ये। ठीक है, आर्टिकल 248 के तहत है। अब आप बताओ, तो जो भारत में विधायी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। किसके पास होती है? संसद के पास होती है। संसद है, किसी भी प्रकार का कानून लागू कर सकता है, किसी प्रकार की चीजें कर सकता है। लेकिन अगर संसद ने कुछ ऐसा कानून पास कर दिया जो देश के लिए अच्छा नहीं है, जिस तरीके से अभी अमेरिका में हुआ था कि भाई मन में आया जितना टैरिफ लगा दिया, तो फिर वहां के जो सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, उसने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। वैसे ही हमारे देश में भी है। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा यूजीसी वगैरह और बहुत सारी चीजें हुई थी जिसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रोक लगा दी थी, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो देश को बचाने का, या जो देश के जो ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे देश को नुकसान होगा, उसको रोकने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। बाकी सारी जो शक्तियां हैं, जो कानून बनाने का किस तरीके से पास किया जाता है, सारी चीजें वो किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन अपने समाप्त हो गए हैं। तो अब सभी ईमानदारी से, हर एक स्टूडेंट है वो बिल्कुल ईमानदारी दिखाते हुए कमेंट करके बताएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। साथ में ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इनका लेवल कैसा लगा। ठीक है जी, और जो स्टूडेंट नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि अब शानदार क्लासेज आपके लिए आने वाली है जो आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाने वाली है, बहुत अच्छा स्कोर करवा के। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।